सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। ये भी आपको पता है कि वो अपने 100 भाइयों को मार के राजा बना था और बहुत ही कठोर आदमी था। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, तो उसको चंड अशोक बोलते थे। उस चंड अशोक के मन में एक दिन उसने बौद्ध भिक्षु को देख लिया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन करके उसने हिंसा छोड़ दी। क्या अंग्रेज़ों के साथ भी ऐसे हुआ? क्यों चले गए छोड़कर? हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए 2 तरह के आंदोलन चले, एक नरमपंथी थे, एक उग्रपंथी थे। नरमपंथी जो थे वो अहिंसावादी थे, जिसको हम उनका सरगना बोल के गांधी जी को हम उसको प्रणेता मानते हैं, ये चले। और दूसरा जो चरमपंथी थे या उग्रपंथी थे, उसमें हमारे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, खुदीराम बोस हुए, बहुत बड़ी संख्या, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए। जो नरमपंथी आंदोलन वाले थे, उनका जो आखिरी आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 9 अगस्त तक कांग्रेस के इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबको हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि करो क्या और मरो कैसे। तो नतीजा क्या हुआ कि टोटल भ्रम की स्थिति थी। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की जो आधिकारिक रिपोर्ट है कि इस आंदोलन में 1000 लोग मरे, लेकिन जो अपुष्ट समाचार हैं उसके हिसाब से लगभग 10,000 तक जो यहाँ के भारत के लोग थे उनको मारा गया, पुलिस की गोलियों से मरे। लेकिन जितने भी लोग मरे, जितना भी आंदोलन हुआ, वो 1 वर्ष के अंतर्गत समाप्त हो गया, यानी कि 1943 और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के नाम लेवा कोई नहीं था। और कोई भी नरमपंथी लोगों ने, यानी कि गांधी जी एवं उनके सहयोगियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। तो प्रश्न ये होता है, जब कोई आंदोलन नहीं किया, अंग्रेज़ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए, तो अब मैं आपको वो ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ जो आपने हो सकता है कहीं पढ़ा हो और हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन आपने उसको ध्यान ना किया हो। देखिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 में जब अंग्रेज़ों ने घोषणा करी कि भारत इस युद्ध का हिस्सा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि हमें पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन छेड़ देना चाहिए और अंग्रेज़ों को फोर्स करना चाहिए कि वो यहाँ को छोड़ दें। और ये आयरन इज़ हॉट, इस समय लोहा गर्म है, हमें स्ट्राइक करना चाहिए। वो जो भारत छोड़ो आंदोलन आपने उस समय तो 42 में चलाया, उस समय नहीं चलाया था। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें अगर हमारा दुश्मन भी संकट में हो तो हमें उसको भावनात्मक रूप से उसका साथ देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का साथ छोड़कर और कलकत्ता में एक होलवेल आंदोलन शुरू किया और उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब अरेस्ट कर लिया गया तो उन्होंने 29 नवंबर 1940 को भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल करने के बाद उनको 3 दिसंबर को उनके एल्गिन रोड पे जो घर था वहाँ पर भेज दिया गया और वहाँ से वो 16-17 जनवरी 1941 की रात को पेशावर और मॉस्को होते हुए और जर्मनी चले गए। जर्मनी में वहाँ उन्होंने एक इंडियन लीजन नाम से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, लेकिन वो काम नहीं आई। उधर 1942 में रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में एक INA बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। वहाँ के जो कमान संभाली वो जनरल मोहन सिंह ने संभाली, लेकिन जनरल मोहन सिंह का और जापानियों का विवाद हो गया और उस इंडियन नेशनल आर्मी को जो सिंगापुर में बनी थी उसको डिसबैंड कर दिया गया। 1943 में 4 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आके इंडियन नेशनल आर्मी की सिंगापुर में कमान संभाली और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर भारत के ऊपर जापान की मदद से उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें कि अराकान हिल्स में, मणिपुर में, आसाम के क्षेत्रों में हमारी इंडियन नेशनल आर्मी की फ़ौजें घुस गई और 14 अप्रैल 1944 को सबसे पहले मोइरांग नाम की जगह पर स्वतंत्र भारत का झंडा गाड़ दिया गया।
उसके बाद दुर्भाग्य से जापान को सरेंडर करना पड़ गया 1945 में, और जब सरेंडर करना पड़ गया तो इंडियन नेशनल आर्मी को जो सपोर्ट मिलती थी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती थी, वो बंद हो गई। नतीजा ये हुआ कि इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को नेताजी अज्ञातवास में चले गए और जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा कैद करके और लाल किले पर ले आया गया। 1945 में सिंगापुर, बर्मा, यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को पकड़कर, सैनिकों को पकड़कर लाल किले लाया गया। अब लाल किले में आप सोचिए कि ऐसा तो हुआ नहीं कि वो एयर ड्रॉप कर दिया गया, वो डिफरेंट पोर्ट्स पर आए और वहाँ से उनको, जैसे बम्बई में, कलकत्ता में, कराची में, और वहाँ से उनको रेल के द्वारा, बसों के द्वारा लाल किले तक लाया गया। जब जगह जगह वो इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को लाने वाली बसें या ट्रेन रुकती थीं तो वो अपनी कहानियाँ लोगों को बताते थे। नतीजा ये हुआ कि सबको लाने के बाद अंग्रेज़ों ने 3 लोगों के ख़िलाफ़ सबसे पहले मुकदमा चलाया, और वो कौन थे? गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेमनाथ सहगल और शाहनवाज़ खां। उन्होंने कहा एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, और इनका कोर्ट मार्शल किया। पहले उनका कोर्ट मार्शल करके उनको आजीवन कारावास और देश निकाला दिया गया। उस समय जो कमांडर इन चीफ थे औचनलेक को गुप्त रूप से सूचना मिली कि हमारी जो इंडियन रॉयल आर्मी है वो बगावत के कगार पे है। वो इंडियन नेशनल आर्मी से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतनी अधिक प्रेरित हो गई है कि वो किसी भी समय यहाँ पर विद्रोह हो सकता है, आप इनको छोड़ दीजिए। और नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1946 में उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जो आग लग चुकी थी इंडियन नेशनल आर्मी की कहानियाँ सुन सुनकर ब्रिटिश द्वारा उनकी जो फ़ौजें थीं उनके लोगों में और यहाँ की जनता के बीच में, तो वो आग की तरह भड़क गई। जगह जगह दंगे शुरू हो गए, कलकत्ता में, कराची में, बम्बई में, जबलपुर में, मद्रास में, पूरे जगह जगह हो गई। और जो उस समय लोग टोली बना बना के निकलते थे, गलियों गलियों में आवाज़ आती थी, और उस समय का नारा था गली गली से आई आवाज़, सहगल ढिल्लों शाहनवाज़। पूरे देश के अंदर क्रांति की स्थिति पैदा हो गई। और ये जो जनता में क्रांति की स्थिति पैदा हुई थी, ये रिज़ल्ट क्या हुई? 18 फरवरी 1946 को इंडियन रॉयल नेवी ने उसके जितने भी जहाज़ थे वहाँ पर लगभग 95% जहाज़ों में विद्रोह हो गया। नाविक जो थे वो बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम सड़कों पे निकल आए, और सड़कों पे निकलकर उन्होंने अंग्रेज़ों को मारना और उनके प्रॉपर्टीज़ को नष्ट करना आरंभ कर दिया। उनके साथ पब्लिक भी जुड़ गई। और जब उनको दबाने के लिए भारतीय जो ब्रिटिश पुलिस थी जिसमें भारतीय सिपाही थे, जब उनसे कहा गया कि आप इन पे गोली चलाओ, तो उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। और उस समय स्थिति ये हो गई कि उन्होंने फिर इंडियन एयरफोर्स को, जो इंडियन रॉयल एयरफोर्स थी, उसके उन्होंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर से सैनिकों को उन जहाज़ों पे उतारो, क्योंकि जहाज़ों पे तो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो इंडियन नेशनल एयरफोर्स हैं, हम आपकी नहीं सुनेंगे। नतीजा ये हुआ कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा संचालित इंडियन रॉयल एयरफोर्स थी उसने मना कर दिया। जबलपुर के गैरिसन में विद्रोह हो गया। ऐसी जगह 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 आर्मी ने विद्रोह कर दिया। 80% आर्मी जो थी वो अंग्रेज़ों के प्रति बगावत कर चुकी थी। अब आप सोचिए, अंग्रेज़ जो यहाँ पर इस देश के अंदर राज कर रहे थे वो किसके आधार पर कर रहे थे? वो यहाँ की आर्मी के साथ, यहाँ की पुलिस के आधार पर राज कर रहे थे। जब उनको दिखा कि अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के इतने अधिक प्रभाव में आ गए कि हमारी सुनने को तैयार नहीं है, तो यहाँ के जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल ने वहाँ पर ख़बर की इंग्लैंड को कि आप हमको 20 यूनिट यहाँ पर भेजिए तुरंत फ़ौजों की, जहाँ से मना हो गया कि हमारे पास नहीं है। और उसके दबाव में जाके हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। और इस बात का जो प्रमाण है वो मेरे कहने से नहीं है। 1956 में, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1956 में कलकत्ता में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली,
और कलकत्ता में उस समय वहाँ के गवर्नर थे पीवी चक्रवर्ती, उनके वो मेहमान होकर उनके साथ रुके। और जब उन्होंने पीवी चक्रवर्ती जी ने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपको क्या मुसीबत आ गई थी कि जो आप एकदम से भारत को छोड़ के चले गए, आपने आज़ाद कर दिया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देयर वर सेवरल फैक्टर्स, हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज INA एंड SCB, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। जब उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन दैट, तो उन्होंने कहा मिनिमल। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये संदेह हो कि हमें बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई, तो ये दिमाग से निकाल दें। और ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी कीमत हमने आज़ादी की चुकाई है, इसलिए कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती। अगर हमारे मन में यही रहेगा कि हमें बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई थी, तो हम कभी अपने देश के प्रति प्यार नहीं पैदा कर सकते, हम कभी उसकी कीमत नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि ये हमारी आज़ादी बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद हमको मिली है।